नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क पर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी ने बजट के रिप्लाई में बजट में जो डिस्कशन चल रहा है उसमें जो उन्होंने स्पीच दी उसके बारे में। राहुल गांधी का भाषण जो है तो 3 मुद्दों से 3 बिंदुओं के इर्द-गिर्द घूमता रहा, चक्रव्यूह, मीडिया और हलवा। अब बात करते हैं चक्रव्यूह की। राहुल गांधी ने जब चक्रव्यूह की बात करी, तो वो चक्रव्यूह का जो रिलेशन है उन्होंने 6 महारथी जिन्होंने अभिमन्यु को घेर करके मार दिया था, जिसमें कि कर्ण, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये सारे लोग थे। अब अगर आप बात देखें तो अगर जितने भी महाभारत में कांड हुए हैं उनमें सबसे निंदनीय काम जो है तो उसे कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा जो नियम कहते हैं महाभारत के समय में वही तोड़ा गया जहां पे एक बालक को या फिर योद्धा कह सकते हैं क्योंकि वो तो युद्ध लड़ने गए थे, उनको 6 महारथियों ने मिल करके मारा था और उन्होंने एक तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी कि युधिष्ठिर जो है चक्रव्यूह से बच गए, जबकि अर्जुन ऑलरेडी जो है तो भगवान श्री कृष्ण उनको दूर लेके चले गए थे। अब इस बात को और समझना आवश्यक है कि चक्रव्यूह में जो 6 किरदार हैं उसको अ, राहुल गांधी ने किन-किन चीज़ों से जोड़ा। तो राहुल गांधी ने चक्रव्यूह के 2 किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहा। उसके बाद जो है तो 2 किरदार अंबानी और अडानी को कहा। उसके बाद एक जो है तो उन्होंने अजीत डोभाल जी का नाम लिया और एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का। इन 6 किरदारों को नाम लेकर के उन्होंने चक्रव्यूह के जो 6 लोग थे अंदर, जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया की हत्या की थी, उनसे जोड़ करके इसको दिखाने का प्रयास किया। इस चक्रव्यूह के तहत उन्होंने ये कहा कि एक तरीके का चक्रव्यूह जो है तो ये सरकार बनाना चाहती है, जिसमें कि ये सरकार जो है तो अलग-अलग तरीके के चक्रव्यूह बना करके और देश की जनता को, युवाओं को, किसानों को, अग्निवीरों को या फिर सिपाहियों को, मिडल क्लास को फँसा के रखना चाहती है। इसमें उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे फार्मर्स के लिए एमएसपी की बात उन्होंने इससे जोड़ी। उसके बाद अग्निवीर का मुद्दा जो है तो सेना से जोड़ करके बताया। इसके बाद उन्होंने मिडिल क्लास को जो है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से जो इंडेक्सेशन हटा दिया गया है, जिससे कि टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कई ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, 5 से 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी, 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 2001 के बाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जो भी आपका इंडेक्सेशन था वो हटा दिया गया और उस इंडेक्सेशन के तहत जो है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। जिसके बारे में काफ़ी सारे जो सीए और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लोग जो है तो व्हाइट में ट्रांजैक्शन करना कम कर देंगे क्योंकि उन्हें की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक ईमानदार आदमी जिसने 5 लाख की ज़मीन खरीदी थी और आज उसकी कीमत जो है तो 80 लाख हो गई है, वो 75 लाख रुपए में 12.5% का टैक्स देगा, जबकि अगर इंडेक्सेशन लगा हुआ होता तो इसमें वो टैक्स कम देना पड़ता है। हो सकता है कि ना भी देना पड़ता, अगर इंडेक्सेशन के तहत जाते हैं तो। उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों में बात करी जिसमें उन्होंने अलग-अलग सेक्टर्स की बात करी। अग्निवीरों का मुद्दा वो काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं। इन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात करी। अब जातिगत जनगणना को उन्होंने हलवे से जोड़ा। उन्होंने एक तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने दिखाने नहीं दिया और उस तस्वीर के ज़रिए वो ये बताना चाहते थे कि ये जो हलवा बँटता है, हमेशा एक हमारे यहाँ कई सालों से एक प्रथा चली आ रही है कि जब भी कोई बजट आता है तो उस समय पे एक हलवा बँटता है और जो लोग होते हैं वहाँ पे करीब 20-25 कुछ लोग होते हैं जिनके जिनके बीच में हलवा बँटता है और एक प्रथा है की तरह चली आ रही है। तो उसमें उनका कहना था कि इसमें जो है तो जो एससी, एसटी और ओबीसी जो और माइनॉरिटी अगर देखा जाए तो इन जो कि लगभग 80 से 90% है इस देश में पॉपुलेशन का, उनका रिप्रेजेंटेशन नगण्य है। तब सिर्फ 2 लोग हैं
90% जो जनता है, 90% जनता के रिप्रेजेंटेशन सिर्फ़ 2 लोग कर रहे हैं और उनकी फ़ोटो भी नहीं है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि एग्ज़ैक्ट नाम हमें जानकारी नहीं है इस बारे में कि कौन-कौन से ऑफ़िसर्स थे, वो कौन-कौन सी जाति से आते हैं और ना ही हम इस तरीके की जातिवाद की बात करते हैं, पर ये उनका कहना था। इसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना पे बात करी। उन्होंने अ, अग्निवीर से जुड़े मुद्दे पे बात करी। उन्होंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई अदानी और अंबानी। जब अदानी और अंबानी का नाम वो ले रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम सभा में नहीं, लोकसभा में या कहीं भी नहीं संसद के अंदर नहीं लिया जा सकता है, जो कि उस सदन का पार्ट ना हो। अब इस पर जो है तो राहुल गांधी का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा धन संपदाएँ इस सरकार के दौर पे इन्हीं लोगों को मिली हैं। ये रेलवे में है, ये पर्यावरण में है, सोलर में है, एनर्जी में है। हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर जगह पे पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, इन सब जगह पे इनका हस्तक्षेप है। कहीं न कहीं ये बिज़नेस कर रहे हैं और सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं। तो इनका नाम लिए बिना मैं कैसे अपनी बात कहूँगा? तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इन्हें A1 और A2 कह सकता हूँ? ये राहुल गांधी जी के भाषण की एक नई जो खूबी आई है, वो ये आई है कि वो उनकी हाज़िर-जवाबी जो हो चुकी है, वो काफ़ी बेहतर हो गई है पहले के मुकाबले, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि क्या मैं उसे अब A1 और A2 कह सकता हूँ? इस पर जो है तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने अपनी बात कही कि इस तरीके की बात सही नहीं है और आप जो है तो नियमों का पालन नहीं करते। कई जैसे पिछली बार हुआ था कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, तो उस समय भी उनके भाषण के बीच में जो है तो काफ़ी लोगों ने हस्तक्षेप किया, नियमों के हवाले दिए गए, नियम की किताब खुली खोली गई, ये सारी चीज़ें हुईं। हुँ, पर मेन बात ये है कि वो अपनी बात कन्वे करने में सक्सेसफुल हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि अग्निवीर। अग्निवीर की जब बात हुई तो तो राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर के कहा कि अग्निवीर के मुद्दे पर वो एक विस्तृत बहस करने को तैयार हैं अगर और अपनी बात रखने को तैयार हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष उन्हें परमिशन देते हैं। इसके बाद तो राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया कि पिछले भाषण में जिसमें उन्हें सत्यापित करने के लिए कहा गया था, कि आप इस बात को सत्यापित करिए कि कंपनसेशन जो है अग्निवीर जो शहीद हुआ हैं, उनको कंपनसेशन मिला है कि नहीं मिला है? तो राहुल गांधी ने कहा था कि कंपनसेशन नहीं मिला है। सरकार ने कहा था या राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि सर कंपनसेशन मिला है। इसकी पड़ताल करने के बाद पता चला कि जो आधा पैसा है 1 करोड़ में से, वो जो है तो इंश्योरेंस के वजह से मिला है। इसकी पड़ताल हमने भी की है, इंश्योरेंस की वजह से मिला है, जो इंश्योरेंस मिलता है अग्निवीरों को और सरकार की तरफ से आधा पैसा जो है तो मिला हुआ है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कंपनसेशन जो है तो भाषण देने के बाद मिला है, बाद इश्यू हुआ है, उससे पहले नहीं दिया गया था। और जो सरकार कह रही है कि कंपनसेशन 1 करोड़ का है, वो भी उन्होंने कहा कि ये गलत बात है और ये गलत बयानी की जा रही है रक्षा मंत्री की तरफ से। इसके बाद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जिस पे उन्होंने बात करी वो था मीडिया। अब मीडिया से चीज़ों के आप जानते ही होंगे कि रिसेंटली काफ़ी जो है तो नोक-झोंक भरा रिश्ता रहा है नी मीडिया के साथ राहुल गांधी का। अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पे मीडिया के साथ में अभी रिसेंट में मौसमी सिंह एक आज तक की रिपोर्टर हैं, भी अच्छी रिपोर्टर हैं, बहुत ही मेहनत से काम करती हैं और काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं। बहुत कम हैं आजकल के दौर में जो पत्रकार इतने रिस्पेक्टेबल हों, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हों। वो कांग्रेस बीट भी काफ़ी कवर करती हैं। तो राहुल गांधी से उन्होंने कोई सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि आप जो है तो बीजेपी का बैच पहन के आ जाइए, ऐसी कोई बात कही थी और थोड़ा-सा बातें खराब हो गई थी। और बाद में हमने देखा कि उन्होंने मौसमी सिंह से अच्छे से मिले और बात भी की थी और के हाल-चाल पूछा था जब संसद सत्र चालू हुआ था। तो बात आज ऐसी हुई कि संसद भवन में पहले मकर द्वार जो हुआ करता था, वहाँ तक जो है तो जर्नलिस्ट जा करके और जिनको पास मिला हुआ है, पहले वो जा करके बाइट ले सकते थे। ये परमिशन थी। माइक ले जाने की परमिशन वैसे ही बहुत कम हो चुकी है। शायद गिने-चुने कुछ मीडिया ग्रुप हैं, शायद एएनआई व उनमें से एक है जिसको इजाज़त है अंदर जाके बाइट लेने की। और पहले क्या होता था कि मकर द्वार के अंदर जाकर के आस-पास जाकर के भी लोग बाइट ले सकते थे और एक एरिया बनाया गया था जहाँ पर पत्रकार बैठ सकते हैं। काँच का, ग्लास का बनाया हुआ एरिया है, एयर कंडीशन कमरा है।
लेकिन अभी नया जो नियम आया संसद में, वो इस तरीके का था कि कोई भी पत्रकार जो है तो उस काँच के एरिया से बाहर नहीं जाएगा और उस त मकर द्वार तक नहीं जा सकता है, और बहुत ही कम मीडिया चैनल्स हैं जिनको ये परमिशन दी गई, ग्रुप जो हैं, शायद एएनआई उनमें से एक है, जिनको कि वहाँ मकर द्वार तक जा कर के और वहाँ से बाइट लेने की इजाज़त दी गई। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि संसद भवन के कुछ सांसदों ने इस बात को मुद्दा बनाया था कि अगर पत्रकार इस तरीके से दौड़ के आते हैं और इतने सारे पत्रकार होते हैं कि कहीं जो है तो भगदड़ की हालत ना बन जाए, स्टैम्पेड ना हो जाए और उसमें किसी किसी की जान चली जाए, किसी को चोट लग सकती है। बात तो थोड़ी अजीब-सी है क्योंकि ये तो कई सालों से पुरानी संसद जो थी उसमें भी ऐसा चलता था। इनफैक्ट कोविड के बाद काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि माइक ले जाने की परमिशंस कम कम हो गई। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो है तो धीरे-धीरे जो है तो मीडिया को संसद के आस-पास से जो नेताओं की जो बाइट होती है उससे दूर होती जा रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जहाँ पे मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हमारा विचार ये है कि इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाना, सिक्योरिटी के हम बिल्कुल साथ हैं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, और बिल्कुल संसद हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से है देश में, तो वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बना के रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के बीच में इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे, तो जो चौथे स्तंभ की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं कर पाएँगे। ये एक हमारा व्यू है। और दूसरा कि अचानक से हम देख रहे हैं कि जो मीडिया में जो परिवर्तन आना चालू हुआ है, ये दो 4 जून के बाद से, उसमें कुछ मीडिया ग्रुप्स को छोड़ दिया जाए अगर, तो काफ़ी सारे जो है तो ऐसे स्वतंत्र मीडिया ग्रुप्स कह सकते हैं, वो सामने आ रहे हैं और वो अपनी-अपनी बातें कहने के लिए और मुखर रूप से सरकार के खिलाफ की मुखालिफत करने को तैयार है। एक बात हम आपको इससे ज़रूर कहना चाहेंगे कि मीडिया ग्रुप्स में भी 2 मीडिया ग्रुप बन चुके हैं। जैसे कल आशुतोष जी हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि 2 तरीके के मीडिया ग्रुप बन चुके हैं। एक टीवी का मेन स्ट्रीम मीडिया ग्रुप जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जो कि सरकार के पक्ष की खबरें दिखाता है, सरकार के लिए बेसिकली वो राजकवि होते थे ना कि जो राजाओं के दरबार में राजकवि बैठते थे, उस तरीके का कवि हो चुका है वो। और दूसरा जो है तो अपोज़िट है, जिसका काम ही है दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस और उनसे जुड़े हुए संगठनों की बुराई करते रहना। हम इन दोनों के खिलाफ हैं। अगर आपको खबरें दिखानी है तो एज़ अ मीडिया पर्सन आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी जो है इस बात पर डिपेंड करे कि और आपकी जो एनालिसिस है और जो आप खबरें दिखा रहे हैं, उस पर उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारी बात है। लेकिन हमारा ये भी अनुरोध है कि सरकार जो इस तरीके की मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाते जा रहा है, उसे भी वो दूर करे। आज राहुल गांधी ने इन सारे मुद्दों के साथ में सरकार को फिर से जातिगत जनगणना से जोड़ा। हमारा एक सवाल जो मेरे दिमाग में था, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक मेरे नाम से जोड़ करके इसे ना देखें, पर जब हर 10 साल में आगे जा कर के जब जातिगत जनगणना होगी, के रिज़ल्ट्स आएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब इनिशियली इसे बंद किया गया होगा, तो इस वजह से बंद किया गया होगा क्योंकि उस समय जो है तो सरकार को लगा होगा कि जातिगत जनगणना कराने से समाज में द्वेष ज़्यादा फैल सकता है, जो कि ऐसा शायद इसके कोई प्रूफ नहीं था फिर भी। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम जातिगत जनगणना है, अगर हम वो कराते हैं और कराना चाहिए भी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब हर 10 साल में हम इसको जातिगत जनगणना कराएँगे, तो क्या पॉपुलेशन के हिसाब से हर 10 साल में पॉपुलेशन के परसेंटेज में और रेशियो में चेंजेस आएँगे। तो क्या हर साल हम पॉपुलेशन में जो परसेंटेज चेंजेस हैं, उसके बेसिस पे आरक्षण, पैसे का आवंटन और ये सारी चीज़ें भी चेंज करेंगे? क्योंकि आरक्षण अगर एक बार बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए कि आज वो 50% है, 60% हो जाता है, 70%, 75%, 80%, जो भी व्हाटएवर, कोई भी नंबर पहुँच जाता है, उस लेवल से नीचे लाने के लिए या ऊपर जाने के क्या क्या
तरीका होगा हर 10 साल में, क्या उससे फिर से उसकी जो बाउंड्रीज़ है वो चेंज की जाएँगी? तो इस बात की क्लैरिटी होना, जो पॉलिसी है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम इसके साथ हैं। लेकिन एक पॉलिसी बननी चाहिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पॉलिसी बनाई थी 50 साल पहले कि कि आरक्षण मिलना चाहिए। जो दलित समाज के लोग हैं, एससी, एसटी हैं, उन सबको मिलना चाहिए। बाद में मंडल आयोग की वजह से ओबीसी को भी वो मिलने लगा, और इसके बाद जो है तो मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेके आया। वैसे तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है तो संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ माना जाता है, क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं रखी गई थी संविधान में। बात ऐसी है कि हमें इस बात का यही हमारा मेन कंसर्न है दोनों तरफ से, कि इसकी पॉलिसी किस हिसाब से होगी, और इसे क्या 50 से 100 साल के लिए बनाया जाएगा, क्या हर 10 साल में इसे रिव्यू किया जाएगा? तो ये बात की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो इसकी कुछ क्लैरिटी शायद अब राहुल गांधी को भी रखनी चाहिए, और क्लैरिटी लानी चाहिए कि पॉलिसीज़ किस हिसाब से चेंजेस होंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, लोग कहते थे कि आपके पुराने पैतृक प्रॉपर्टी है, उस पे टैक्स लगने लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बहुत खतरनाक है, और इंडेक्सेशन हटा देना उससे। क्या टैक्स अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन उससे इंडेक्सेशन हटा देना काफ़ी खतरनाक है, और हम जैसे जो लोग हैं जो कि ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं और ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और घर खरीदते हैं, बनाते हैं, बाद में हमें बेचना पड़ता है किसी वजह से, और उस बेचने के ऊपर जो है तो हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके पैसे नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही बुरा टैक्स है, और इसके भी खिलाफ हम बात करते हैं। गवर्नमेंट को, निर्मला सीतारमण जी को चाहिए कि जो इंडेक्सेशन हटाया गया है, इससे दोबारा इंस्टेट किया जाए, रीइंस्टेट किया जाए, और अ, ये हमारी सबसे बड़ी माँग है निर्मला जी से, और आज वो अपना बजट पे दोबारा से भाषण देने वाली हैं। इसके बारे में अगला वीडियो हम कल डालेंगे। आप सभी का धन्यवाद।